अलंकार को पढ़ेंगे। अलंकार क्या है उसके विषय में समझने के लिए जानते हैं कि अलंकार का मतलब गहना होता है। साहित्य में अलंकार का प्रयोग जब करते हैं तो साहित्य की सुंदरता बढ़ जाती है। शब्दालंकार के प्रथम भेद अनुप्रास अलंकार है। इसमें वर्णों की आवृत्ति को हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चंदा चमके चमचम, इसमें च वर्ण बार बार आए हैं, इसकी आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण का रिपीटेशन बार बार होता है, बार बार र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह भी उदाहरण अनुप्रास अलंकार की है। तीसरा उदाहरण देखते हैं चूचू चूहे ने चंदू के चाय चुराई, इसमें चूचू में भी च है, चूहे में भी च है, चंदू में भी च है, चाय में भी च है और चुराई में भी च है, अर्थात च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं खड़ग सिंह के खड़गने से खड़कती है खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह, इसमें भी ख वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बना। और है पके पेड़ पर पका पपीता, इसमें प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसको अनुप्रास अलंकार में रखा गया है। आइए अब दूसरे अलंकार के प्रथम भेद अनुप्रास अलंकार है। इसमें वर्णों की आवृत्ति को हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चंदा चमके चमचम, इसमें च वर्ण बार बार आए हैं, इसकी आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण का रिपीटेशन बार बार होता है, बार बार र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह भी उदाहरण अनुप्रास अलंकार की है। तीसरा उदाहरण देखते हैं चूचू चूहे ने चंदू के चाय चुराई, इसमें चूचू में भी च है, चूहे में भी च है, चंदू में भी च है, चाय में भी च है और चुराई में भी च है, अर्थात च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं खड़ग सिंह के खड़गने से खड़कती है खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह, इसमें भी ख वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बना। और है पके पेड़ पर पका पपीता, इसमें प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसको अनुप्रास अलंकार में रखा गया है। आइए अब दूसरे इसकी आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण का रिपीटेशन बार बार होता है, बार बार र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह भी उदाहरण अनुप्रास अलंकार की है। तीसरा उदाहरण देखते हैं चूचू चूहे ने चंदू के चाय चुराई, इसमें चूचू में भी च है, चूहे में भी च है, चंदू में भी च है, चाय में भी च है और चुराई में भी च है, अर्थात च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं खड़ग सिंह के खड़गने से खड़कती है खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह, इसमें भी ख वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बना। और है पके पेड़ पर पका पपीता,
इसमें प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसको अनुप्रास अलंकार में रखा गया है। आइए अब दूसरे अलंकार को समझें। यमक अलंकार। इसमें एक शब्द किसी पंक्ति में बार बार आएंगे, लेकिन हर जगह उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखें, काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा और घटा दो बार आई है। इस घटा का अर्थ है बादल का छा जाना, और घमंड का घटा होने का मतलब कम हो जाना। तो ये घटा एक ही है, लेकिन दोनों के अर्थ बदल गए हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें कनक दो बार आया है। पहला कनक का अर्थ क्या है? सोना। और दूसरा कनक का अर्थ है, पहला कनक का धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ है सोना। तो इसमें कहा गया है कि एक कनक को उससे दूसरी कनक की मादकता अधिक है। एक को खा लेने से और दूसरे को पा लेने से लोग बौरा जाते हैं, अर्थात पागलपन की एक्टिविटी आ जाती है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। इसमें बेर दो बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये 3 बेर खाने का मतलब है, एक फल है बेर, जिसको 3 बार खाया जा रहा है। तो एक बेर फल है और दूसरा बेर समय को इंडिकेट करता है। इस तरह से यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए इसको यमक अलंकार के उदाहरण में हम रखा गया है। इसके बाद हम अभी देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिसके कारण वाक्य है और दूसरा बेर समय को इंडिकेट करता है। इस तरह से यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए इसको यमक अलंकार के उदाहरण में हम रखा गया है। इसके बाद हम अभी देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिसके कारण वाक्य के भी कई अर्थ हो जाते हैं। उसका उदाहरण के लिए हम एक पहला उदाहरण देखते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पर पट शब्द का दो अर्थ है। पहला अर्थ वस्त्र और दूसरा अर्थ दरवाज़ा। तो इसका अर्थ हो गया पंक्ति का मांगने वाला। मंगन अर्थात मांगने वाला। मांगने वाला जब आता है, उसको देखकर कुछ लोग उसको वस्त्र दान में देते हैं, बार बार। और मांगने वाला जब आता है तो उसको देखकर कुछ लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। पट देत बार बार, दरवाज़ा को पट दिया, बंद कर दिया। तो इस तरह से इस पंक्ति के दो अर्थ हो गए, पट के दो अर्थ होने से। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ सुबरन के 3 अर्थ हैं, जिसके कारण वाक्य के 3 अर्थ हो जाते हैं। पहला स्वर्ण, दूसरा सुंदर अक्षर और तीसरा सुंदर रंग। तो यहाँ है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि। कवि जो हैं वो सुंदर अक्षर को ढूंढते फिरते हैं, जिससे कविता लिखी जा सके सुंदर। दूसरा यहाँ पर है स्वर्ण। सोना को चोर लोग ढूंढता फिरता है, जिससे उसका गुजारा चल सके। और सुंदर रंग की वस्तु को बुरा विचार वाला व्यक्ति ढूंढता फिरता। व्यभिचारी मतलब बुरे विचार वाला व्यक्ति, वह सुंदर रंग की वस्तुओं को ढूंढता फिरता है। इस तरह से एक शब्द के कई अर्थ हैं, जिसके कारण वाक्य के भी कई अर्थ हो जाते हैं। इसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो इसमें एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अर्थालंकार के पहले भेद उपमा को।
उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना। यहाँ तुलना कैसे की जाती है, तो सा, से, सी, सम और सरीस, ये वाक्य में अगर कहीं दिख जाए तो हम इस तरह के वाक्य को उपमा अलंकार समझना चाहिए। जैसे ये वाक्य में अगर कहीं दिख जाए तो हम इस तरह के वाक्य को उपमा अलंकार समझना चाहिए। जैसे हाथी सा टीला, इसमें सा लगा हुआ है यहाँ, तो इसको देखते ही हमें समझ जाना है कि उपमा अलंकार है। उसी तरह से हाय छोटी सी लड़की, इसमें सी लगा हुआ है, छोटी सी, तो यहाँ पर भी सा से सी में से एक दिख रहा है, इसलिए उपमा अलंकार है। उसी तरह से जल सम मृदु वाणी, सम का मतलब समान, जल के समान मीठे वाणी को बोला जा रहा है, तो यहाँ सम लगा हुआ है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। अगले उदाहरण है पीपर पात सरीस मन डोला, यह सरीस का मतलब जैसा, तो पीपल के पत्ते के जैसा मन डोल जा रहा है, तो सरीस लगा हुआ है, तुलना किया गया है, तो इसलिए भी यह उपमा अलंकार की पंक्ति है। अगले उदाहरण देखते हैं बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें के समान, तो सा से सी का से आया है यहाँ पर से, तो इसलिए भी यह उपमा अलंकार की पंक्ति है। इसमें तुलना देखते हैं हम लोग, वस्तु की तुलना की जा रही होती है सा से सी, सम और सरीस के माध्यम से, इसलिए यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगले उदाहरण को हम देखते हैं, इसमें हम रूपक का उदाहरण देखेंगे। यह शब्द अर्थ अलंकार का रूपक एक भेद है, उसको समझें। रूपक अलंकार में हमें रूप की सुंदरता का वर्णन मिलता है। किसी भी प्रकृति में चीज़ की रूप की सुंदरता का वर्णन अगर दिखे तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, यहाँ पर बच्चा अपनी माँ से चांद के समान सुंदर खिलौना का मांग कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रूप की सुंदरता का बखान हो रहा है और रूपक अलंकार है। अगला चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में ईश्वर के चरण सुंदर वंदना करने योग्य हैं, इसमें भी उनके पैर की सुंदरता का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और आ जाते हैं अगले उदाहरण में पग घुंघरू बांध मीरा नाची, इस पंक्ति में पैर में घुंघरू बांधी है, इसलिए मीरा के नाचने पर सुंदर धुन निकल रहा है, यह बताने का प्रयास है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हुआ। इसमें रूप की सुंदरता का वर्णन मिलता है। अगले उदाहरण को देखते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में किसी भी चीज़ को तिल का ताड़ या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे लग्न पाई हनुमान की पूंछ में आग, सगरी लंका जरी गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी और वह पूरे लंका को जला दिए अपनी पूंछ से, तो यह कैसे संभव है? यह ऐसा लगता है मानो कि बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई है, पूंछ में आग ही नहीं लगी थी और पूरी लंका को जला दिए, तो इस तरह से यह अतिशयोक्ति में कही गई पंक्ति है। अगले उदाहरण को देखते हैं जरा तबीयत से पत्थर को उछालो यारो तो आसमान में भी छेद हो जाएगा। यह कहने का अर्थ है कि एक शायर कहता है कि तबीयत से पत्थर को आसमान की ओर उछालने की ज़रूरत है, अर्थात ऐसा प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम असंभव कार्य को भी संभव बना दें। तो यह एक शायर के द्वारा दी गई पंक्ति है। इसमें असंभव को संभव बनाने के प्रयास के लिए प्रेरित किया गया पंक्ति है। यह भी अतिशयोक्ति की पंक्ति है, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि पत्थर को उछालने से आसमान में छेद हो सकता है, तो यह अतिशयोक्ति है जो बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं अलंकार का उत्प्रेक्षा। इस अलंकार में हम
ऐसी पंक्ति देखें जिसमें जब तब जो सो ज्यों त्यों जहाँ वहाँ जनहूँ मनहूँ जानो और मानो आदि शब्दों का प्रयोग दिखे। जैसे ज्यों जग मंदिर दीपक सुंदर, इसमें ज्यों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसी तरह अगली पंक्ति में हम देखते हैं, वह ऐसा गाती है मानो लता हो, तो यहाँ मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। अगली पंक्ति में मनहूँ नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, इस पंक्ति में मनहूँ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले अलंकार को हम देखेंगे, यह है मानवीकरण अलंकार। इसमें प्रकृति के चीज़ों में मनुष्य की क्रियाएं जब दिख जाए तो हम वैसे अलंकार को मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन शरद ऋतु में सफ़ेद चादर ओढ़ लिए हों, ऐसा इसका अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि वन है सो शरद ऋतु में जब बर्फ़ की बारी हो रही है तो वो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा है, ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति सफ़ेद चादर ओढ़ लिया हो। तो ये वन कोई मनुष्य तो है नहीं, लेकिन उसकी एक्टिविटी दिखाया गया कि सफ़ेद चादर ओढ़े हुए, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण हुई है। दूसरे उदाहरण को देखते हैं, मेघ आए बड़ी बन ठन के, तो यहाँ पर मेघ को किसी व्यक्ति के समान बन ठन कर टाई कोट पहनकर आया हुआ दिखाने का प्रयास है, इसलिए मेघ जो है वह कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसका मानवीकरण हुआ है यहाँ पर। मेघ मतलब बादल। अगला उदाहरण है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, तो इस उदाहरण में पीपल के पेड़ को बूढ़ा व्यक्ति से तुलना की गई है, तो यहाँ पर भी पेड़ का मानवीकरण किया गया है, मनुष्य के समान दिखाने का प्रयास किया गया है। उसके अगले उदाहरण में दिया हुआ है, डेढ़ बीते का ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, कोई चना का पौधा अपने शीश पर मुरेठा कैसे बांधेगा, वह तो मनुष्य मुरेठा अर्थात पगड़ी बांधते हैं। तो इस तरह से पौधे का मानवीकरण रूप दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का यह उदाहरण बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलंकार जो है वह साहित्य की सुंदरता को व्यक्त करती है। अगले वीडियो में हम व्याकरण के अगले चरण को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।